दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने अभियान की शुरुआत कर दी। न्यूज 18 के हरेंद्र सिंह की रिपोर्ट है कि दिल्ली सरकार राज्य में प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जोर देगी, जिसके लिए स्वच्छ दिल्ली अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत दिल्ली में 2024 तक जितनी गाड़ियां बिकेंगी उनमें 25% इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे पूरा करने के लिए सरकार 2 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर 30,000 और कार पर 1.5 लाख रुपए की मदद देगी और ये रकम 3 दिनों के भीतर लोगों के बैंक खातों में चले जाएंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले न तो रोड टैक्स उन्हें देना होगा और न ही रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा। इतना ही नहीं, सरकार पूरी दिल्ली में 100 चार्जिंग स्टेशन भी बनाएगी ताकि लोग आसानी से अपनी गाड़ी चार्ज कर पाए। 2024 तक दिल्ली में जितने भी व्हीकल्स खरीदे जाते हैं उसमें कम से कम 25% व्हीकल जो हैं वो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए। केरल पहुंचे जेपी नड्डा ने त्रिशूर में रैली की। केरल के त्रिशूर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक रैली की, जिसमें उन्होंने केंद्र की एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, स्पेशल अटेंशन एंड फोकस हैज बीन गिवन टू केरला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें मई में राज्य में पंचायत चुनाव करवाने का सुझाव दिया गया था। अदालत ने कहा कि 30 अप्रैल तक प्रधानों के चुनाव करवा लिए जाएं, साथ ही 15 मई तक पंचायतों से जुड़े सभी चुनाव पूरे हो जाने चाहिए। इससे पहले चुनाव आयोग ने कोरोना की वजह से इन चुनावों में देरी की दलील दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तांडव वेब सीरीज मामले से जुड़ी एक याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। साथ ही देश में अमेजॉन प्राइम की प्रमुख अपर्णा पुरोहित की गिरफ्तारी पर अभी रोक लगा दी। इससे पहले इस वेब सीरीज पर हुए विवाद के बाद अपर्णा पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी को देखते हुए अपर्णा ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। दिल्ली में 26 जनवरी को हुए दंगों से जुड़ी कुछ और तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों में दंगाई पुलिस पर हमले की तैयारी करते दिखे। उनमें एक तस्वीर में वो लोग पुलिस को घेरकर खड़े नजर आए। ज्यादातर लोगों ने अपने चेहरे छिपा रखे थे और उनके हाथों में डंडे भी दिखाई दिए। दंगों की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इन आरोपियों की तलाश में जुटी है। तो दिल्ली के नकाबपोश गुनाहगार इन तस्वीरों में कैद है। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। कैसे हमले की पहले से ही योजना बनाई गई थी, इन तस्वीरों को देखकर के समझा जा सकता है। 26 जनवरी के दिन जो दिल्ली में हिंसा भड़की थी, अब उसकी कुछ नई तस्वीरें सामने आई है और इन तस्वीरों के आधार पर अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इन आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिशों में जुट गई है। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले से एक डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक तेंदुआ आवारा कुत्ते का पीछा करते हुए एक फार्म हाउस के टॉयलेट में घुस गया, जिसके बाद वहां के कर्मचारियों ने तुरंत टॉयलेट का दरवाजा बंद कर दिया, जिससे तेंदुआ और कुत्ता दोनों अंदर बंद हो गए। इस घटना की जानकारी तुरंत वन विभाग को दी गई। वहां पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल बिछाया, लेकिन वो उन्हें चकमा देकर वहां से भाग निकला। इससे पहले तेंदुए की खबर मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम पूरे तामझाम के साथ मौके पर पहुंची। पिंजरा, जाल, बेहोश करने वाले हथियार और खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से टॉयलेट में बंद तेंदुए को पकड़ने का काम शुरू किया गया। वन विभाग के लोगों ने सावधानी बरतते हुए अपनी अपनी जगह ले ली। इस दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, तो कुछ लोग अपने घरों से इस पूरी कार्रवाई को देखते नजर आए। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद तेंदुआ रेस्क्यू टीम के हाथों से भाग निकला। हालांकि जिस कुत्ते का शिकार करने के लिए वो इस मुसीबत में फंसा था, उसे उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। दिल्ली के सरिता विहार में मुठभेड़ में एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के सरिता विहार इलाके में मुठभेड़ के समय इनामी बदमाश को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर 50 से ज्यादा मामले दर्ज थे और 12 राज्यों की पुलिस उसकी तलाश में थी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 5 लाख के 2 इनामी नक्सलियों समेत 5 नक्सलियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारियों के सामने सरेंडर कर दिया। राज्य में घर वापस आइए अभियान के तहत पिछले 7 महीने में 293 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। अमेरिका पर मौसम का टॉर्चर जारी है और खबर है कि वहां के न्यू जर्सी में आए बर्फीले तूफान ने आसमान से इतनी आफत बरसाई कि 122 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया और शहर के शहर बर्फ की चादर में ढक गए। सब कुछ बर्फ में छिप गया। जहां तक नजर गई वहां बर्फ ही बर्फ दिखी। वहीं अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में तो बर्फीले तूफान के गुजर जाने के 2 दिन बाद भी उसके पीछे छूटा बर्फ का ढेर साफ नहीं हो पाया। वहां जगह जगह बर्फ का अंबार लगा नजर आया। इतनी बर्फ हटाने में सफाई कर्मियों की भी कमर टूट गई।
सर्दी की सौगात माने जाने वाली बर्फबारी ऐसी आफत साबित हुई जिन पार्कों में बच्चों की वजह से रौनक लगी रहती है वो भी वीरान दिखे। न्यूयॉर्क सिटी में 3 दिन पहले लगभग 2 फीट तक बर्फ गिरी थी। अमेरिका से गहरा रहे तनाव के बीच रूस ने एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन कर माहौल को और गर्मा दिया है। रूस ने इस बार अपनी हवाई ताकत का प्रदर्शन किया, जिसका वहां की रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया। वीडियो में कई लड़ाकू विमान हवा में ही ईंधन भरने का अभ्यास करते नजर आए। ये विमान बर्फ से ढके इलाके के ऊपर से उड़ रहे थे, जहां उन्होंने एक एक कर आसमान में ही ईंधन भरने की अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। यह अभ्यास इसलिए भी खास था क्योंकि इसमें तेल ढोने वाले बड़े विमान की जगह छोटे लड़ाकू विमानों ने ही आपस में ईंधन की अदला बदली की। अभ्यास के समय मिग और सुखोई के अलग अलग मॉडलों ने हिस्सा लिया। इनमें बम बरसाने वाले विमान भी शामिल थे। लड़ाकू विमानों की आपस में ईंधन भरने की ये तकनीक फिलहाल चुनिंदा देशों के पास ही है। नेपाल में कार्यवाहक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनकी ओर से लिए गए फैसले के विरोध में बवाल थमता नहीं दिख रहा है। वहां की संसद भंग करने और दोबारा चुनाव कराने के फैसले के खिलाफ केपी शर्मा ओली के विरोधी फिर राजधानी काठमांडू की सड़कों पर उतरे और उन्होंने वहां जमकर बवाल किया। वहां से आई एक तस्वीर में कुछ प्रदर्शनकारी बीच सड़क पर टायर जलाकर अपना विरोध करते दिखे। सभी ने पीएम ओली के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हालांकि वहां तैनात पुलिस ने टायरों को फटाफट बुझा दिया। एक जगह पर तो कुछ लोग पुलिस के रोके जाने पर भड़क गए और वो उससे धक्का मुक्की करने लगे। इससे पहले हंगामे की आशंका को देखते हुए पूरी राजधानी को किले में तब्दील कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई। केपी ओलीले जुन दिन संविधान मिच्ने काम छोड्नुहुन्छ, जुन दिन यो गतिविधि छोडिन्छ, त्यस दिन हामी सडकबाट हामी फर्किन्छौं। पीएम ओली के विरोध में ये प्रदर्शन उनकी ही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के एक धड़े से जुड़े छात्र संगठन ने किया। सभी ने सरकार से दोनों फैसलों को वापस लेने की अपनी मांग दोहराई। अमेरिका और भारत के बाद अब ईरान ने भी पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की। न्यूज़ 18 की शैलेंद्र वांगू की रिपोर्ट है कि ईरान की सेना ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया और अपने 2 अगवा सैनिकों को आतंकियों के चंगुल से सही सलामत छुड़ा लिया। खबर है कि ईरान की इस कार्रवाई में पाकिस्तान के कुछ सैनिक भी मारे गए। 2 साल पहले पाकिस्तान के समर्थन वाले जैश अल अब्दुल नाम के आतंकी संगठन ने ईरान के इन 2 सैनिकों को अगवा किया था और कुलभूषण जाधव को भी अगवा करने के पीछे इसी आतंकी संगठन का हाथ था। मौसम के बदले रुख का असर जम्मू कश्मीर में भी दिखाई दिया। वहां डोडा से जबरदस्त बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई। वहां ऊंचाई वाले इलाकों में इतनी बर्फ गिरी कि सड़कें तो सड़कें, मकानों की छतें और घर के बाहर खड़ी गाड़ियां तक बर्फ में ढक गई। सामने आई तस्वीरों में एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल पर गर्म पानी डालता दिखा ताकि इंजन जल्दी स्टार्ट हो पाए। तो ये डोडा की तस्वीरें सामने आई है जहां पर काफी ज्यादा बर्फबारी हुई है। जहां तक नजर जा रही है बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पेड़ों के ऊपर बर्फ है, गाड़ियों की छतों पर बर्फ है और लोग वहां पर बर्फ हटाते भी नजर आए। जो तापमान है उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है और आप देखिए कि ये गर्म पानी डाला जा रहा था मोटरसाइकिल के ऊपर ताकि इंजन जल्दी स्टार्ट हो पाए। गुजरात के अहमदाबाद से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई जिनमें मामूली कहासुनी के बाद 2 गुट आपस में भिड़ गए। बताया गया कि बीच सड़क पर शादी के लिए पंडाल लगाने पर विवाद बढ़ा, जो कुछ ही देर में इतना बढ़ गया कि उसमें एक गुट के कुछ लोगों ने आग लगा दी। हालात बिगड़े तो दूसरा गुट भी कहां शांत रहने वाला था। उन लोगों ने आगजनी का जवाब पत्थरबाजी से दिया। दूसरे गुट के कुछ लोग लगातार दूसरे पक्ष के लोगों पर पत्थर फेंकते नजर आए। इस हंगामे की एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जिसमें एक आदमी हाथों में बड़ा डंडा लेकर दौड़ता हुआ दूसरे गुट के शख्स की तरफ आया, लेकिन इससे पहले कि वो हमला कर पाता उस शख्स ने उसकी तरफ पत्थर फेंक दिया, जिसके बाद दोनों के बीच गहमागहमी बढ़ गई। दोनों को एक दूसरे से दूर करने के लिए एक महिला वहां पहुंची, लेकिन उन्हें समझा पाना इतना आसान नहीं था। जिस शख्स ने पत्थरबाजी की थी उसने दूसरे आदमी को ढकेलकर सड़क पर गिरा दिया और फिर उस महिला के साथ वहां से चला गया। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी से फिर से ठंड बढ़ गई। जम्मू कश्मीर के डोडा समेत कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई जिससे पारा एक बार फिर लुढ़क गया। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के भी कई जिलों में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में प्रशासन ने कई बदमाशों के मकानों पर बुलडोजर चलवा दिए। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की वजह से ये कार्रवाई की गई। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट आज से चेन्नई में शुरू होगा। इस मैच के लिए ऋषभ पंत को भी टीम में शामिल किया गया है।
यूपी में मौजूद आईआईटी कानपुर ने दुश्मनों पर नजर रखने के लिए एक हेलीकॉप्टर बनाया। इसे बनाने वाले प्रोफेसर का दावा है कि हेलीकॉप्टर 5 किलो तक के वजन के साथ 50 किलोमीटर तक उड़ान भी भर सकता है, जिसे जमीन पर बैठा शख्स वहीं से कंट्रोल कर सकता है। इससे एक खुले मैदान में उड़ाकर दिखाया भी गया, जिससे ये पता लग सका कि उसके काम करने का तरीका कैसा है। डे नाइट कैमरा लगा सकते हैं जो कि सर्विलांस के लिए इस्तेमाल किया सकता है। आईआईटी कानपुर के इस हेलीकॉप्टर का उड़ान भरने और उतरने का तरीका भी बिल्कुल बड़े हेलीकॉप्टर की तरह ही है। दिल्ली में स्पेशल सेल और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक 12 राज्यों में वांटेड बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। सरिता विहार इलाके में मेवाती गैंग के साथ मुठभेड़ में पुलिस ने इस बदमाश को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये बदमाश 50 वारदातों को अंजाम दे चुका है और 2 राज्यों में इस पर इनाम भी है। मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को दिल्ली में आने से रोकने के लिए सड़क पर लगाई गई नुकीली कीलों को निकाल दिया गया है। पुलिस के मुताबिक इन कीलों को कहीं और लगाया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा से सबक लेते हुए हुड़दंगियों को राजधानी में घुसने से रोकने के लिए उन्हें लगवाया था, लेकिन रातों रात नुकीली कीलें सुबह होने के साथ मुड़ी दिखाई दी, जिसके बाद उन कीलों को वहां से उखाड़ने का काम तेज हो गया। बॉर्डर से सामने आई तस्वीर में एक मिस्त्री छेनी और हथौड़े की मदद से सड़क पर लगी कीलों को निकालने में व्यस्त दिखा। कीले जो है यहाँ से ये जो पूरी पत्ती लगाई गई है, इसको सब दिल्ली पुलिस की तरफ से उखाड़ा जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने साफ किया कि कीलों को वहाँ से निकालने से सुरक्षा व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी हटाया नहीं गया, केवल उसकी रिपोजिशनिंग की गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर 3 किलोमीटर तक कई लेयर की बैरिकेडिंग के बाद इन कीलों को लगाया गया था, ताकि हुड़दंगी ट्रैक्टर या किसी और तरीके से राजधानी में घुस ना सके। कुछ इसी तरह की तैयारियां टिकरी बॉर्डर पर भी की गईं, ताकि दिल्ली में किसानों को आने से रोका जा सके। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी में हुई हिंसा से सबक लेते हुए वहां सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई और हुड़दंगियों की तरफ से पत्थरबाजी की आशंका को देखते हुए उस इलाके के काफी बड़े हिस्से में बड़े बड़े जाल बिछा दिए गए। बैरिकेड किए गए हैं, कीले लगाई गई है, इस तरीके के जाल लगाए गए हैं ताकि अगर पत्थरबाजी हो तो वो नेट पर जो पत्थर है वो अटक कर गिर जाएं। दिल्ली में हुड़दंगी घुसकर उत्पात न मचा सके, इसके लिए वहां कटीले तारों को लगाने के अलावा कई और इंतजाम भी किए गए। कटीले तारों के नीचे इस तरीके से सीमेंटेड बैरिकेडिंग को रखा गया है और अब इस बैरिकेडिंग को भी ऊंचा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बॉर्डर से लेकर टिकरी मेट्रो स्टेशन तक कंटेनर लगाकर रास्ते को ब्लॉक भी कर दिया गया, ताकि अगर उपद्रवी घुस भी जाएं तो उनके लिए आगे बढ़ना आसान ना हो। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों की वजह से दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे विपक्ष के सांसद भी धरने पर बैठे किसानों से नहीं मिल पाए, क्योंकि नेताओं को बैरिकेडिंग पार नहीं करने दी गई। इन सांसदों ने कृषि सुधार कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे किसानों से मिलने की कोशिश की, जिसके लिए बाकायदा सभी सांसद एक बस में सवार होकर बॉर्डर के लिए निकल पड़े। अकाली सांसद हरसिमरत कौर ने बस में बैठते ही आरोप लगा दिया कि सख्त बैरिकेडिंग से किसानों की घेराबंदी करना गलत है, जो किसानों के लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ है। आप कहते हैं बात करें, लेकिन आने का रास्ता में आपने कीले ठोक दिए, बैरिकेड बना दिए। कहते टेलीफोन करिए तो इंटरनेट बंद कर दिया, तो बिजली नहीं है, कहाँ से फोन चार्ज करेगा। लेकिन बस में बैठी हरसिमरत कौर और बाकी सांसदों को शायद ये अंदाजा नहीं था कि बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ जाने की उन्हें भी इजाजत नहीं मिलेगी। सांसदों की बस को बैरिकेडिंग से कुछ दूर ही रुकना पड़ा। कुछ दूर पैदल चलकर तमाम नेता बैरिकेडिंग तक पहुंच गए। सुरक्षा व्यवस्था में लगे जवानों और अफसरों को काफी देर तक समझाते रहे, लेकिन बैरिकेडिंग पार करने की इजाजत नेताओं को भी नहीं मिली। बैरिकेडिंग काफी ज्यादा, रास्ता पूरी तरीके से बंद है, तो इससे आगे फिलहाल ये सांसद नहीं जा सकते। यहीं पर खड़े होकर के मीडिया से बात कर रहे हैं। विपक्ष के सांसदों में अकाली दल के अलावा टीएमसी, एनसीपी और डीएमके के नेता भी शामिल हुए। सांसदों ने दावा किया कि इस मुद्दे को संसद में उठाया जाएगा। आंखों देखा हाल जाके स्पीकर साहब को एक बार फिर बोलेंगे। किसानों से मिलने की नेताओं की सारी कोशिशें जब नाकाम हो गईं, तो फिर बस में सवार होकर बॉर्डर से लिटिंस दिल्ली के लिए निकल पड़े। इस बीच डीटीसी बसों को लेकर दिल्ली सरकार के फैसले पर घमासान मच गया। न्यूज़ 18 की प्रियंका कांडपाल की रिपोर्ट है कि दिल्ली पुलिस की ड्यूटी में लगाई गई 576 डीटीसी बसों को
केजरीवाल सरकार ने डिपो में तुरंत लौटने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली सरकार की डीटीसी बसें किसान आंदोलन के दौरान अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां इस्तेमाल कर रही हैं, जिनको वापस मंगवाने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग की तरफ से डीटीसी बस के सभी डिपो को ईमेल भेजा गया, जिसमें जवानों को नीचे उतारकर बसों को डिपो में लौटने के लिए कहा गया। और यही नहीं, परिवहन विभाग ने डीटीसी को यह भी निर्देश दिया कि सरकार की इजाजत के बिना दिल्ली पुलिस को बसें ना दी जाए। लेकिन डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन ने दिल्ली सरकार के इस कदम पर आपत्ति जताई और फैसला वापस लेने की मांग की, जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये दलील दी गई कि सरकार ने ये फैसला आम जनता को हो रही परेशानी को देखते हुए लिया। 600 बसें डीटीसी की अगर दिल्ली पुलिस महीनों तक अपने पास ये कह के रखे कि हमें रखनी है, तो ये मुझे लगता है कि उस गरीब आदमी के साथ अन्याय है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने डीटीसी की बसें वापस लेने के अरविंद केजरीवाल सरकार के इस फैसले पर बीजेपी की तरफ से कड़ी आपत्ति जताई गई। कोई तो कॉन्ट्रैक्ट किया होगा ना दिल्ली पुलिस ने सरकार के साथ, उस कॉन्ट्रैक्ट को आप ऐसे खड़े खड़े विड्रॉ नहीं कर सकते। इस किस्म के लोग हैं जो कि डैमेजेस भी तो क्या आपके मेरे टैक्स पेयर्स के पैसे से जाएगा ना, कोई पर्सनली इसकी जेब से थोड़ा ही जा रहा है। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा का एक और वीडियो सामने आया। बताया गया कि यह वीडियो दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके का है। इसे वहां मौजूद एक शख्स ने बनाया, जिसमें ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए लोग पुलिस पर हमला करते नजर आए। इन लोगों ने डीटीसी की बस पर कब्जा कर लिया और जैसे ही पुलिस वाले उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े, प्रदर्शनकारी हथियार लेकर उनके पीछे दौड़ने लगे, जिसके बाद सड़क पर सवार पुलिस वालों को वहां से भागना पड़ा। इस बीच एक पुलिस वाले को उपद्रवियों ने हथियार से मारने की कोशिश की, क्योंकि वो वहां से नहीं हटा था। लेकिन जैसे ही उस पर हमला हुआ, वो किसी तरह जान बचाकर वहां से भागा। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की वजह से मौसम एक बार फिर बदल गया। एक और जहां एक साल पहले की बर्फबारी को देखकर पर्यटकों के चेहरे खिल गए, तो वहीं वहां रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गई, क्योंकि राजधानी शिमला समेत राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में कई इंच बर्फबारी हुई, जिससे सड़कों पर बर्फ की मोटी परत बिछ गई। शिमला के एक इलाके से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में सड़क पर जमी बर्फ को प्रशासन के लोग मशीन की मदद से हटाते नजर आए। इस दौरान आसमान से लगातार बर्फ गिरती रही। यही नहीं, फिसलन बढ़ने की वजह से मशीन को भी सड़क से बर्फ हटाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। भारी बर्फबारी की वजह से शिमला की तमाम सड़कें बंद हो गईं, लेकिन साल की इस पहली बर्फबारी ने पर्यटकों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। कई लोग तो आसमान से सफेद रुई की तरह गिरते बर्फ का मजा लेने के लिए सड़कों पर निकल आए। जो एंजॉयमेंट देखने को मिली है, इसका आनंद ही अलग है। थोड़ी देर में बर्फबारी से आसपास के सभी इलाके जैसे सफेद हो गए। पेड़ पौधे, पहाड़ और मकान की छतें बर्फ से ढक गयी। जहां तक नजर गई, वहां तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आया। बंगाल के सिलीगुड़ी में ड्राईपोर्ट पर बाहरी लोगों से काम करवाने पर हंगामा हो गया। ड्राईपोर्ट रेल या सड़क मार्ग के जरिए किसी बंदरगाह से जुड़ा होता है, जहां से सामान लाने ले जाने का काम होता है। लेकिन सिलीगुड़ी के लोगों ने यह आरोप लगाया है कि ड्राईपोर्ट प्रशासन ये काम बाहरी लोगों से करवा रही है। और इसी बात पर वहां इतना हंगामा हुआ कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। ड्राईपोर्ट के दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए लोगों को पहले वहां से हटने के लिए बोला गया, लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिस वालों ने उन्हें डंडा लेकर दौड़ा लिया और पीटने लगे। कुछ लोग तो लाठियों की बरसात से डर कर भाग गए, लेकिन जो पुलिस के हत्थे चढ़े उनकी शामत आ गई। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया, क्योंकि उन पर तोड़फोड़ करने के आरोप लगे। लाठीचार्ज से पहले की जो तस्वीरें आई, उनमें दफ्तर की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर दिखे। बताया गया कि हंगामा करने वालों ने अधिकारियों की टेबल का कांच चूर-चूर कर दिया। यही नहीं, वहां रखे कंप्यूटर और लैपटॉप को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया गया और गमलों को भी तोड़ दिया गया। इसके अलावा कई मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचाया गया, जिसके बाद पुलिस ने हंगामा करने वालों पर सख्ती बरती। सर, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लिए हैं तो हमें तो हमारी तरफ से एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन प्रदर्शन में शामिल लोगों ने आरोपों को गलत बताया और मीडिया के सामने अपनी रोजी रोटी की समस्या दोहराई। ये लोग बोला हम लोग बाहर से गाड़ी लेके आएगा, बाहर से काम करेगा, यहाँ का लोकल गाड़ी से काम नहीं करेगा। बताया गया कि हालात को संभालने के लिए ड्राईपोर्ट के सुरक्षा कर्मियों ने कुछ राउंड गोलियां भी चलाई, जिसके बाद बवाल बढ़ गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें बदमाशों ने एक दुकान में घुसकर कुछ लड़कों से मारपीट की। हंगामे और तोड़फोड़ की ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि वो बदमाश दुकान में घुसते ही उन लड़कों पर टूट पड़े। उन्होंने बेल्ट से भी उनकी पिटाई की। इसके साथ ही उन पर मुक्के भी बरसाए गए।
इन ताबड़तोड़ हमलों का जवाब देने के लिए उन लड़कों ने दुकान में रखा सामान उनकी तरफ फेंका। हालांकि उसका कोई असर नहीं हुआ। इस मारपीट के समय दुकान में रखी कुछ कुर्सियां गिर गई। वहीं कुछ लोग बीच बचाव करते भी दिखाई दिए, लेकिन उनके साथ भी बदमाशों ने बदसलूकी की। ग्रेटा थनबर्ग का एक ट्वीट भारत के खिलाफ एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का पर्दाफाश करने वाला साबित हुआ। देश को बदनाम करने की साजिश सामने आते ही कई शहरों में ग्रेटा थनबर्ग समेत कई विदेशी महिलाओं के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए, जिन्होंने सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन के बहाने भारत को बदनाम करने की साजिश रची। कानपुर में एक बड़ा तिरंगा झंडा और ट्विटर पर तिल का ताड़ बनाने वाली महिलाओं के पोस्टर लेकर लोग सड़कों पर उतर आए। ग्रेटा थनबर्ग का एक पुतला भी बनाया गया, साथ में ढोल वाले भी चलते रहे। ढोल की थाप ऐसी कि शोर में प्रदर्शनकारियों के नारे तक गुम हो गए। शहर के एक अहम चौराहे पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों ने ग्रेटा थनबर्ग का पुतला फूंक दिया। कुछ इसी तरह का प्रदर्शन जम्मू में भी हुआ, जहां तिरंगे झंडे लेकर लोग सड़कों पर उतरे। पोस्टरों के जरिए विदेशी हस्तियों से भारत के मसलों को न छेड़ने की चेतावनी दी। ग्रेटा थनबर्ग के साथ पॉप स्टार रिहाना भी इन लोगों के निशाने पर रही। रिहाना और ग्रेटा की तस्वीरों वाले पोस्टर जलाकर लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया। दूसरी तरफ ग्रेटा थनबर्ग खुद अपने ही जाल में फंस गई। किसान आंदोलन के बहाने भारत की छवि को खराब करने की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो गया और ग्रेटा के ट्विटर अकाउंट से एक ऐसा हाइपरलिंक ट्वीट हुआ जिसमें बड़े पैमाने पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने का पूरा ब्यौरा दिखा, जिससे ये भी साफ हो गया कि 26 जनवरी के दिन ट्विटर पर खास कैंपेन चलाया गया था, जिसके जरिए देश विरोधी ट्वीट किए गए। भविष्य में भारत के विरोध की दशा और दिशा क्या होगी, ग्रेटा ने गलती से जो लिंक ट्वीट किया उसमें इसकी पूरी जानकारी मिल गई। साथ में खालिस्तान का रिश्ता भी जुड़ गया, क्योंकि ग्रेटा के दस्तावेजों में मो धारीवाल नाम के शख्स का भी जिक्र है। मो धारीवाल दुनिया भर में भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाला एक खालिस्तान समर्थक है, जो खुलकर दुनिया भर के लोगों को खालिस्तान के लिए एक करने की बात करता है। ये जानकारियां सामने आने के बाद साफ हो गया कि दुनिया भर के लोगों के किसान आंदोलन के समर्थन वाले ट्वीट देश के खिलाफ चल रही एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, जिसमें रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग जैसे नाम महज किरदार से ज्यादा कुछ नहीं है। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि ग्रेटा थनबर्ग के दस्तावेज सामने आते ही कांग्रेस पार्टी पर भी साजिश का हिस्सा होने का आरोप लगा, क्योंकि केरल की महिला कांग्रेस का किसानों के समर्थन वाला एक ऐसा ट्वीट सामने आया जिसकी भाषा हूबहू ग्रेटा के दस्तावेजों वाले एक ट्वीट की भाषा से मिलती है। विदेशों में भारत को बदनाम करने वाले कुछ संगठनों के नाम भी दस्तावेज में मिले, जिनमें किसान एकता कलेक्टिविटी का नाम शामिल है। वहीं इससे पहले विदेश मंत्रालय रिहाना और ग्रेटा जैसे लोगों को दो टूक कह चुका है कि भारत के अंदरूनी मामले से दूर रहें, और अब देश के खिलाफ रची गई इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश के सामने आते ही दिल्ली पुलिस ने एक FIR भी दर्ज की है। लेकिन दिल्ली पुलिस का मानना है कि 26 जनवरी को दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसका जिक्र भी ग्रेटा थनबर्ग के दस्तावेजों में पहले से था, यानी जो उन दस्तावेजों में लिखा गया था दिल्ली में ठीक वैसा ही हुआ, जिसका सीधा मतलब ये है कि आंदोलन के दौरान हुई हिंसा भी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा थी। इसलिए इस मामले की जांच अब दिल्ली पुलिस के साइबर सेल को सौंपी गई। Particular toolkit has come to our notice, and taking cognizance of this toolkit, Delhi Police have registered a case under section 124A, 153A, 153 and 120V IPC. ये कहानी सामने आने के बाद सरकार भी अब सख्त हो गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी दावा किया कि भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश रची जा रही है। टूल किट का मामला है वो बहुत गंभीर है और साफ होता है कि कुछ ताकतें, विदेशी ताकतें भारत को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। मौसम की करवट बदलने के साथ उत्तराखंड के कई इलाकों में भी भारी बर्फबारी हुई। रुद्रप्रयाग में चोपता, तुंगनाथ और केदारनाथ में जबरदस्त बर्फबारी हुई। ये इलाके पूरी तरह बर्फ की सफेद चादर में ढक गए। बर्फबारी की वजह से एक तरफ जहां तापमान में कमी आई है, तो वहीं बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी तादाद में सैलानी वहां पहुंच रहे हैं। हालांकि इलाके के लोगों को बर्फबारी की वजह से थोड़ी मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन वहां आने वाले सैलानी और टूरिज्म से जुड़े कारोबारी बर्फ से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। तो बर्फबारी से रौनक बढ़ गई है और जहां तक नजर आ रही है बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। जमीन पर बर्फ है, पेड़ों पर बर्फ है,
घरों की छतों पर बर्फ है, गाड़ियों की छतों पर बर्फ है और तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। जो सैलानी बर्फबारी देखने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं वो इस बदले मौसम से बेहद खुश नजर आए। ये उत्तराखंड की चोपता की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर लोगों ने बर्फबारी का मजा भी लिया। आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान को अब आतंकियों के हाथों कोरोना वैक्सीन के लुटने का डर सता रहा है। News18.com की रिपोर्ट है कि इमरान सरकार को इस बात की चिंता है कि कहीं उनके देश के ही आतंकवादी कोरोना वैक्सीन की खेप को लूट कर न ले जाएं। यही वजह है कि आतंकियों से वैक्सीन को बचाने के लिए इसकी निगरानी के लिए खास कदम उठाए गए हैं, जिसके तहत पाकिस्तानी सेना की तैनाती के साथ ही साथ सीसीटीवी से भी निगरानी के इंतजाम किए गए, जबकि टीके ले जाने वाली गाड़ियों की सुरक्षा का जिम्मा पुलिस और पाकिस्तानी रेंजर्स को सौंपा गया और चीन से मिले इन टीकों को खुफिया जगह पर रखा गया ताकि आतंकी और अपराधी टीकों तक न पहुंच पाए। चीन ने पाकिस्तान को कोरोना की 5 लाख वैक्सीन देने का वादा किया है, जिससे सबसे पहले वहां के स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जा रहा है। क्रिकेटर राहुल तेवतिया की सगाई हो गई। राजस्थान रॉयल्स के क्रिकेटर राहुल तेवतिया ने सगाई कर ली। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी। सलमान खान ने राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की और काले हिरण के शिकार मामले में शनिवार को निजी तौर पर पेश होने से छूट मांगी। गुजरात के कॉलेजों में सोमवार से फर्स्ट ईयर की क्लासें शुरू हो जाएंगी। इससे पहले राज्य में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जा चुके हैं। सुशांत केस के ड्रग्स कनेक्शन मामले में एनसीबी ने 31वीं गिरफ्तारी कर ली। एनसीबी ने जगताप सिंह आनंद नाम के बड़े ड्रग्स तस्कर को मुंबई से दबोच लिया, जो कि इसी मामले में कुछ रोज पहले गिरफ्तार किए गए ड्रग तस्कर करमजीत का भाई है। जगताप सिंह आनंद को एनसीबी ने मुंबई से गिरफ्तार किया है और इस वक्त उसे इसी दफ्तर में रखा गया है। एनसीबी ने करमजीत के बैंक खाते से जगताप के अकाउंट में लगातार पैसे ट्रांसफर होने का रिकॉर्ड मिलने पर उसे गिरफ्तार किया। What is the role of this new arrested person? एक तरफ जहां कोरोना से सहमे लोग टीके के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं हॉलैंड में शेर के बच्चों को भी खास तरह के टीके लगाए गए। वहां के एक चिड़ियाघर में रखे गए शेर के ये बच्चे कुछ महीने के ही हैं, जिन्हें कैट फ्लू नाम की बीमारी से बचने के लिए टीका लगाया गया। वहां से सामने आए वीडियो में चिड़ियाघर के कर्मचारी शेर के इन बच्चों को एक एक कर पिंजरे से बाहर लाते दिखे। बाहर लाने के बाद इन बच्चों की सेहत की जांच की गई और उनका वजन नापा गया। सब कुछ ठीक होने के बाद इन्हें कैट फ्लू का टीका लगाया गया। इस बीच उन्हें कुछ दूसरी संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए भी दवाएं दी गई। कैट फ्लू बिल्लियों की प्रजाति के बीच तेजी से फैलने वाली बीमारी है। ऐसे में ये बच्चे भी इसकी चपेट में न आए, इसके लिए उन्हें टीका लगा दिया गया। हल्के और घातक फाइटर जेट तेजस बनाने वाली भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब कुछ ड्रोन बनाने पर काम कर रही है। ये प्रोजेक्ट पूरा होने में करीब है और इसमें फाइटर विमानों के साथ बिना पायलट वाले छोटे और घातक ड्रोन जंग के मैदान में भेजे जाएंगे, जो इतने घातक होंगे कि पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देंगे। चमचमाता हुआ दिख रहा ये ड्रोन किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसे कमांड देकर कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे पीछे आप ये देख सकते हैं, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको कि कैट्स कहा जाता है, कॉम्बैट एयर टीम सिस्टम। ये पूरी तरह से डेवलप किया जा रहा है अभी HAL की तरफ से। लक्ष्य चाहे हवा में हो या फिर जमीन पर, एक बार ड्रोन को लक्ष्य की जानकारी मिल जाए तो बचना नामुमकिन होगा। ये लेस होते हैं छोटे छोटे वेपन से, जो कि ग्राउंड टारगेट्स और एयर टारगेट्स दोनों को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। आने वाले दशकों में बिना पायलट के चलने वाले विमान यानी अनमैन्ड एयर व्हीकल किसी भी जंग में सबसे घातक हथियार साबित होंगे। इसी सोच के साथ ये ड्रोन बनाए गए हैं जो दुश्मन के घर में घुसकर वार कर पाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा बालाकोट एयर स्ट्राइक्स में, वी कैनॉट क्रॉस, हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं। देयर कुड बी सीरियस रिपरकेशंस, जैसे आपने देखा बालाकोट एयर स्ट्राइक में। तो आगे चल के जो भी होने वाला है वो सब अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ही करेंगे काम। हालांकि इस प्रोजेक्ट पर अभी काम पूरा होने में कुछ वक्त और लगेगा, लेकिन इसे तैयार करने में भारतीय फौज की जरूरतों और भारतीय फौज के हथियारों का पूरा ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारियों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट का नाम कैट्स रखा गया है, जिसमें 3 अलग अलग तरह के ड्रोन होंगे। ये ड्रोन किसी भी फाइटर जेट के साथ जोड़े जा सकेंगे और जंग के मोर्चे पर फाइटर इन्हें साथ लेकर उड़ान भर सकेंगे। दावा किया जा रहा है कि एक तेजस इस तरह के 20 ड्रोन लेकर उड़ान भर सकता है और इसी तरह सुखोई ऐसे 30 ड्रोन अपने साथ मोर्चे पर ले जा सकता है। और अगर रफाल जैसा कोई फाइटर है तो वो ऐसे 40 ड्रोन लेकर जंग
जंग के मोर्चे पर जा सकेगा। मकसद ये होगा कि अगर टारगेट किसी जोखिम वाली जगह पर है या दुश्मन की जमीन पर है तो फाइटर जेट को खुद जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि फाइटर जेट में बैठा पायलट इस तरह के ड्रोन को टारगेट की जानकारी देने के बाद उसे जेट में बैठकर ही ऑपरेट कर सकता है। एक दिन पहले ही HAL ने भारतीय वायुसेना के साथ 83 तेजस विमान के सौदे से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी की। नई जानकारी यह है कि नए तेजस विमानों के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का एक नया वर्जन जोड़ा जा सकता है, जो तेजस को और ज्यादा घातक बना देगा। तेजस के साथ जिस ब्रह्मोस मिसाइल को जोड़ने की चर्चा हो रही है वो सामान्य ब्रह्मोस मिसाइल से कुछ छोटी होगी, जिसका नाम ब्रह्मोस NG दिया गया है। तेजस में हम अपनी मिसाइल को लगा सकेंगे, तेजस में और एमका में, तो इसमें लगभग 3-4 साल लगेंगे इसको डेवलप करने में। तब तक ये एयरक्राफ्ट भी बनेगा, तैयार होता रहेगा। ब्रह्मोस मिसाइल के 3 वर्जन पहले से भारतीय फौज के पास है। ब्रह्मोस भारत की सबसे घातक मिसाइल है जो किसी भी लक्ष्य को भेदने में कारगर है। जिन 83 तेजस का सौदा HAL और भारतीय फौज के बीच हुआ, उन्हें सेना को सौंपने का काम 3 साल में शुरू होगा। उम्मीद की जा रही है कि 3-4 साल में इसका काम पूरा हो जाएगा और आने वाले समय में जब जो ये 83 जो तेजस हैं, जब ये भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे तो उस वक्त ब्रह्मोस भी जो है उनके साथ उसका हिस्सा होंगे। माना जा रहा है कि न्यू जनरेशन वाली ब्रह्मोस मिसाइल आवाज की गति से 3.5 गुना तेज होगी, जिसे तेजस के अलावा भी कई फाइटर जेट में लगाया जा सकेगा। दिल्ली में 26 जनवरी को हुई दंगों से जुड़ी कुछ और तस्वीरें सामने आई। दिल्ली में 26 जनवरी को हुई दंगों से जुड़ी कुछ और तस्वीरें सामने आई, जिनमें दंगाई पुलिस पर हमले की तैयारी करते दिखाई दिए। एक तस्वीर में दंगाई पुलिस को घेरे भी नजर आए। केंद्र सरकार के मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता 6 और 7 फरवरी को देश भर में आम बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस बीच बजट से लोगों को मिलने वाले फायदे के बारे में बताया जाएगा। दिल्ली में आज से 9वीं और 11वीं क्लास के सभी स्कूल खोल दिए जाएंगे। इस बीच सभी स्कूलों में कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू में कार्यवाहक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के समर्थन में बाइक रैली निकाली गई। 20 दिसंबर को केपी शर्मा ओली की सिफारिश के बाद वहां की संसद भंग कर दी गई थी, जिसके बाद से वहां के अलग अलग दल सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, जिसका जवाब देने के लिए ओली के समर्थक भी सड़कों पर उतर आए। उनके समर्थन में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की यूथ विंग राष्ट्रीय युवा संघ की तरफ से राजधानी काठमांडू की सड़कों पर एक विशाल बाइक रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस रैली की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें शहर की सड़कें मोटरसाइकिलों से पटी दिखाई दी। हर तरफ सिर्फ बाइक पर सवार लोग हाथों में झंडा लहराते हुए आगे बढ़ते नजर आए। रैली में कुछ गाड़ियां भी शामिल हुई, जिन पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बड़े बड़े कटआउट रखे गए थे। पीएम ओली के समर्थन में निकाली गई ये बाइक रैली शहर के कई इलाकों से गुजरी, जिससे वहां जैम जैसे हालात बन गए। रैली में शामिल लोगों ने वहां की संसद भंग करने और अप्रैल-मई में चुनाव करवाने की सरकार की सिफारिश का स्वागत किया। डिसिजन लिनुभयो, हामी त्यसको समर्थनमा मध्यवर्ती निर्वाचन वैशाख 17 र 27 को चाहिँ सफल हुनुपर्छ भनेर। इस बाइक रैली के आगे आगे पुलिस की कुछ गाड़ियां चलती रहीं, ताकि हालात बिगड़ने पर उस पर फौरन काबू पाया जा सके। मध्य प्रदेश के खंडवा में दवा की एक दुकान में आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की वजह का पता तो नहीं चल पाया, लेकिन इस घटना से उस इलाके में हड़कंप मच गया। आग की लपटों को देखकर लोग घबरा गए और फायर ब्रिगेड की गाड़ी के पहुंचने से पहले ही खुद उसे बुझाने में जुट गए। उस दुकान के आसपास कई और दुकानें भी थी, जिनमें आग के फैलने का खतरा था। लिहाजा लोगों ने उस पर काबू पाने के लिए अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। इतनी देर में दमकल विभाग की टीम भी वहां पहुंच गई। इस कार्रवाई में कुछ घंटों का वक्त लग गया। हालांकि तब तक दवा की ये दुकान पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। पड़ोसी देश म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ आवाज उठाने के लिए वहां के लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए थाली बर्तन पीटकर, तालियां बजाकर, गीत गाकर सेना की ज्यादती का विरोध किया। और म्यांमार के सबसे बड़े शहर यंगॉन में लगातार दूसरे दिन सेना को आईना दिखाने के लिए यही तरीका अपनाया गया। सूरज ढलने के बाद लोग अपने अपने घरों की बालकनी में आ गए और बर्तन बजाने लगे। वहीं कुछ तो सड़क पर खड़े होकर मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट से रोशनी करने लगे। सड़क से गुजरती गाड़ियां भी तेज तेज हॉर्न बजाकर तख्ता पलट का विरोध करती नजर आईं।
वहीं म्यांमार की राजधानी में कुछ स्वास्थ्यकर्मी गीत गाकर सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बने। लोग न चीखे, न चिल्लाए, न उन्होंने तोड़फोड़ की और न ही मारपीट, मगर फिर भी उनके प्रदर्शन की गूंज ने दूर दूर तक उनकी आवाज पहुंचा दी। लेकिन म्यांमार के लोग भले ही वहां सेना के खिलाफ हों, चीन वहां की सेना के साथ खड़ा नजर आ रहा है। खबर है कि म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निंदा प्रस्ताव पास करने की मांग उठी। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे देशों ने म्यांमार में लोकतंत्र को बहाल करने की मांग उठाई, लेकिन चीन ने दलील दी कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव और प्रतिबंधों से म्यांमार में हालात बिगड़ जाएंगे। लिहाजा चीन के एतराज की वजह से म्यांमार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन पाई। चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, इसलिए प्रस्ताव पास कराने में उसका समर्थन जरूरी है। इससे पहले चीन रोहिंग्या मुसलमानों के साथ बर्बरता के मामले में भी संयुक्त राष्ट्र में म्यांमार को घेरते से बचा चुका है। अमेरिका से जारी तनाव के बीच रूस ने एक सैन्य अभ्यास कर फिर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। जो बाइडेन के अमेरिका की सत्ता संभालने के बाद ये रूस का दूसरा सैन्य अभ्यास है, जिसमें हमलावर सैनिकों की एक टुकड़ी बड़े विमान में सवार हुई, जिसके बाद विमान ने जल्द ही आसमान की तरफ उड़ान भरी। विमान की कुछ ऊंचाई तक पहुंचने के बाद उसमें सवार सैनिकों ने नीचे छलांग लगानी शुरू कर दी। पैराशूट की मदद से ये जवान एक बर्फीले इलाके में उतरने लगे। इस अभ्यास में शामिल सभी जवानों ने जमीन पर सफल लैंडिंग की। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया अचानक आमने सामने आ गए। दोनों के बीच न कोई तकरार हुई, न कोई बहस, लेकिन पूरी संसद खिलखिलाकर हंसने पर मजबूर हो गई। और इसकी शुरुआत तब हुई जब ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाषण खत्म हुआ। हजारों बर्ग गिरे सभापति महोदय, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। धन्यवाद। अगले ही पल सभापति वेंकैया नायडू ने दिग्विजय सिंह का नाम ले लिया, जिस पर सांसद खिलखिलाकर हंसने लगे। श्री दिग्विजय सिंह जी। सांसदों को हंसता देख स्पीकर भी सफाई देने लगे। मैंने कुछ परिवर्तन किया नहीं, उसमें तो वो लिस्ट में जो आए उसी के हिसाब से मैंने बुलाया। माहौल कुछ हल्का हुआ तो दिग्विजय सिंह भी चुटकी लेने से नहीं चूके। माननीय सिंधिया जी को बधाई देता हूं माननीय सभापति महोदय, जितने अच्छे ढंग से वे यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतना ही अच्छे ढंग से उन्होंने आज भाजपा का पक्ष रखा। जवाब सिंधिया ने भी दिया और दोनों नेताओं का मध्य प्रदेश वाला रिश्ता साफ हो गया। आपको बधाई हो। वाह जी महाराज, वाह, वाह जी महाराज। प्लीज प्लीज हमेशा रहेगा। आप जिस पार्टी में रहे, आगे भी जो हो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ था, है और रहेगा। ये घटना तब हुई जब राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही थी। चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव में संबोधित करते हुए पीएम ने एक बार फिर देश के किसानों को भरोसा दिया कि सरकार उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 1000 और मंडियों को इनाम से जोड़ा जाएगा। मंडी में जब किसान अपनी फसल बेचने जाएगा तो उसे और आसानी हो जाएगी। ये सब फैसले हमारे किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे। एक तरफ पीएम देश के किसानों के फायदे की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्षी नेता भड़काऊ बयान देने से बाज नहीं आ रहे। इस बार एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने किसानों को उकसाने वाला बयान दिया। ऐसी ही परिस्थिति जब आएगी, आज जो शांति से वो किसान वहाँ बैठा है, शायद ये शांति का रास्ता छोड़कर कोई अलग रास्ते पर जाएगा, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेनी पड़ेगी।